आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं ब्रिटिश क्राउन के तहत भारत का संवैधानिक विकास, जो कि 1858 से 1947 तक चला था। इसके पहले हमने पढ़ा था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत भारत का संवैधानिक विकास, जो कि 1773 से 1853 तक चला था। तो इसमें हम इनको एक नज़र में पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम इस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। आफ्टर दैट हम आएंगे अपने इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 पे आएंगे। फिर हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, अगला है आपका इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। फिर हम पहुँचेंगे भारत परिषद अधिनियम 1909 है। उसके बाद आपका अगला जो अधिनियम है वो है भारत परिषद अधिनियम 1919। फिर आपका लास्ट में है भारत परिषद अधिनियम 1935 यानी 1935। इसको हम आज के इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे, बाकी सारे अधिनियम के जो मेन पॉइंट्स हैं उनको हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले चलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पर। तो यहां पर इसका पहला पॉइंट है, इस पे देखते हैं, भारत का शासन कंपनी के हाथों से लेकर ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया। देखिए यहां पर इस एक्ट के पहले, जैसा कि आपने पढ़ा था 1773 से 1853 तक जो भारत का संवैधानिक विकास क्रम हुआ था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत हुआ था, तो कंपनी के अंतर्गत हुआ था। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है कि कंपनी के हाथों से जो शासन करती थी कंपनी, उसे हटाकर उसके हाथों से लेकर के किसके हाथों में सौंप दिया गया? ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया। किस एक्ट के द्वारा? 1858 के एक्ट के द्वारा। ठीक है, अब हम दूसरा पॉइंट देखते हैं। यह कार्य, कौन सा कार्य? यह कार्य अर्थात कंपनी के हाथों से शासन को ब्रिटिश क्राउन के अधीन करने का कार्य, यह कार्य महारानी विक्टोरिया के राजकीय घोषणा पत्र के द्वारा किया गया, जिसे 1 नवंबर 1858 ईस्वी को इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग ने पढ़कर सुनाया गया था। अब नोट में यहां देख पा रहे हैं कि भारत के शिक्षित वर्गों द्वारा इसे अपने अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा गया। किसे कहा गया? राजकीय घोषणा पत्र को कहा गया अपने अधिकारों का मैग्ना कार्टा। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। अगला पॉइंट है इसमें, भारत में कंपनी के शासन का अंत कर दिया गया। तो देखिए यहाँ पर ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि एक दूसरे से मैच करते हैं, ठीक है, मिलते जुलते हैं। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन का अंत हो गया, वो भारत का संवैधानिक विकास का क्रम था वो टूट गया, यहाँ पर ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आ गया, तो इसलिए ये सारी चीजें क्या हो गई? समाप्त हो गई। अगला पॉइंट है गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। ठीक, तो ये आपको ध्यान देना है कि किस एक्ट में ये घटनाएं घट रही हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो प्रश्न घुमा फिरा कर पूछा जाएगा, फिर भी आप उत्तर दे पाएंगे। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पे। अब देखते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 को। तो इसके जो मेन पॉइंट है उनको हम डिस्कस यहां पर करते हैं। पहला पॉइंट है लॉर्ड कैनिंग द्वारा विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई। सेकंड पॉइंट है भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था का जन्म हुआ। इसके जन्मदाता लॉर्ड कैनिंग ही हैं। गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। फोर्थ पॉइंट है भारत में प्रतिनिधित्व शासन की शुरुआत हुई। फिफ्थ पॉइंट है विधि निर्माण में भारतीयों का सहयोग लिया जाने लगा। अब हम आते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 पे। इस अधिनियम द्वारा निर्वाचन पद्धति की शुरुआत हुई। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जस्ट कीप इन योर माइंड। सेकंड पॉइंट है भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने व प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया।
नोट में देख पा रहे हैं, किंतु मतदान करने व पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया था। अगला पॉइंट है, सर्वप्रथम संसदीय व्यवस्था की शुरुआत हुई। अगला पॉइंट है, भारत में प्रतिनिधि सरकार की नींव पड़ी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। अगला है हमारा भारत परिषद अधिनियम 1909। नोट में देख पा रहे हैं, भारत सचिव मार्ले व वायसराय मिंटो के नाम पर इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। देखिए, इस चीज को आप अपने दिमाग में बिल्कुल बिठा लीजिए। एक तो है मार्ले मिंटो सुधार, एक है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार उसे कहा गया है। तो यहाँ पर 1909 और 1919 के अधिनियम, इन दोनों के दो उपनाम हैं। तो ये आपको माइंड में रखना है कि जो पहला अधिनियम 1909 का है उसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहा गया है, 1919 वाले को चेम्सफोर्ड सुधार कहा गया। यानी कि पहले मार्ले मिंटो को, उसके बाद फिर सुधार कर, ठीक है, उसके बाद चेम्स सुधार कर, ठीक, चेम्सफोर्ड हो जाएगा। तो पहले मार्ले मिंटो है, फिर चेम्सफोर्ड सुधार आएगा। तो इसको माइंड में रखिएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न कंफ्यूजन बहुत पैदा करते हैं। ठीक है, आप सोचते हैं कि मैंने पढ़ा तो था, अब 1909 वाला है मार्ले मिंटो या फिर 1919 वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पे, सर अरुंडेल समिति की रिपोर्ट के आधार पर इस अधिनियम को पारित किया गया। किस अधिनियम को? भारत परिषद अधिनियम 1909 को। सेकंड पॉइंट है, मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचक क्षेत्र की व्यवस्था की गई इस अधिनियम के द्वारा। अब यहाँ पे आप देखेंगे नोट में लिखा गया है, इसे ही फूट डालो राज करो की नीति कहा गया। किसे कहा गया? जैसे कि भाई मुसलमानों को अलग से निर्वाचन पद्धति की व्यवस्था कर दी गई, तो यहाँ पर इसे ये मान लिया गया कि भारतीयों को डिवाइड कर रहे हैं और राज करने की एक नीति अपना ली गई। थर्ड पॉइंट है, वायसराय की परिषद में सर्वप्रथम सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को शामिल किया गया। फोर्थ पॉइंट है, भारतीय सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया। देखिए, इसके पहले तक नहीं दिया गया था, अब जो है कि पूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार दे दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, इंग्लैंड की भारत परिषद में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय केसी गुप्ता तथा सैयद हुसैन बिलग्रामी थे। तो ये भी प्रश्न आपका बढ़िया है कि इंग्लैंड की भारत परिषद में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो केसी गुप्ता तथा सैयद हुसैन बिलग्रामी। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, भारत परिषद अधिनियम 1919 को अब हम डिस्कस करेंगे। देखिए, यहां पर जो मैंने बताया था उसको आपको माइंड में रखना है। पहले ही हमने नोट में लिखा है कि इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। किसे? भारत परिषद अधिनियम 1919 को। पहली बार भारत को स्वतंत्र डोमिनियन, जिसे स्वशासन कहा जाता है, की स्थिति प्रदान करने की बात कही गई। पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया इस अधिनियम में। पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को भी अपनाया गया इस अधिनियम में। और देखिए, सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि महिलाओं को भी